गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कल कि अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ के अंदर जाएं तो जो स्मॉल जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो कम हो जाता है। कितना कम होता है, किस रेट से कम होता है, ये सारी बातें हो गई थी। कार्तिकेय, आपने वो लेक्चर देख पाए? अब टाइम हुआ? सर मैंने उसके पहले 40 मिनट्स तक देख लिया, थोड़ा सा ही रह गया है। मैंने 2-3 लेक्चर है। नहीं एक सर, सारे नहीं हुए अभी। अच्छा, तो बाकी भी देखना चाहिए था। फिर मैंने सोचा जब एक देख लिया तो यूट्यूब पे देख लेना था। चलो कोई बात नहीं। तो इसके साथ साथ एक चीज और है जो अभी आपके लिए तो ऑप्शनल है। तो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। यही रिजल्ट अगर बीएससी के बच्चे पढ़ते, बीएससी फर्स्ट ईयर के, तो उनको प्रूफ करना पड़ता। और वो ये है, वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड। तो बच्चों ये मान लेते हैं हम अर्थ है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन अगर ये मान लें, तो आप लोग जानते होंगे कि इक्वेटर ऐसा होगा। तो ये जो प्लेन है, क्या इसे इक्वेटोरियल प्लेन कहा जा सकता है? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों ये इक्वेटोरियल प्लेन है। इससे आप सपोज ये एंगल फाई है, ये एंगल बनाते हुए आप यहाँ पर पी पॉइंट पर पहुंचे हैं। अभी आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लेते हैं। तो क्योंकि अर्थ अगर घूम रही है तो पी पॉइंट पर आप किस रेडियस का, ये परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो आप पीएन रेडियस का सर्कल बनाएंगे। हो रहा है नहीं? सोचो। यस सर। या अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये आर है तो ये भी फाई होगा, तो पीएन हो जाएगा आर क्रॉस फाई। तो अब ये भी कह सकते हैं कि आर क्रॉस फाई रेडियस का सर्कल बनाएंगे। तो फिर आपके पास यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा पी पॉइंट पर, ये लैटिट्यूड की वजह से है। तो ये होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू क्रॉस स्क्वायर फाई। तो अर्थ सरफेस पर है। कल जो था वो अर्थ सरफेस से बाहर या अंदर था। आज अर्थ सरफेस पर ही है, इक्वेटोरियल प्लेन से ऊपर या नीचे जाने पर। तो ये रिजल्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये आपके अभी 11th लेवल पे प्रूफ में नहीं है, तो मैं प्रूफ करा भी नहीं रहा हूँ। तो अगर आप इक्वेटर पे ही हैं कहीं इसी समय, तो फिर आपका जो फाई होगा वो 0 हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो उस समय क्रॉस फाई कितना होगा? 1 होगा। यस सर। तो फिर आपके पास जी डैश कितना हो जाएगा? तो इक्वेटर पर जी डैश इतना आएगा।
अच्छा, ऑन द नॉर्थ पोल, नॉर्थ या साउथ दोनों में से अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएं धीरे धीरे तो यह फाई बढ़ता जाएगा। देखिए फाई एंगल, और ठीक है, अगर आप नॉर्थ पोल पे पहुंचे तो फाई कितना होना चाहिए बच्चों? सर 90 डिग्रीज। वेरी गुड। तो फिर क्रॉस फाई कितना हो जाएगा वहां पर? सर 0। तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर जी। तो ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है? सर पोल्स पे। पोल्स पे। और सबसे कम? एक मिनट। सर इक्वेटर पे। वेरी गुड। तो आप सवाल ऐसे आएगा कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे क्या बदलाव होगा? सर इंक्रीज होगा। हाँ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। या पोल से इक्वेटर की तरफ आए तो कम सर होगा। डिक्रीज। डिक्रीज होगा। ठीक। तो बच्चों, अब ये बताओ, अब किसी का वेट है, अब वेट तो एम जी हुआ वैसे नॉर्मली, अब किसी पोजीशन पर जी डैश कह लोगे तो एम टाइम्स जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ गया इक्वेटर पे। तो ठीक है, आर और कॉस स्क्वायर पूरा इन जनरल। अगर आप मान लें कि वेट एक्चुअल में ये है किसी का, एम जी नहीं होता बल्कि इतना होता है। हाई स्कूल वाले बच्चों को एम जी बताया जाता है। अब आप समझिए होंगे कि इतना होगा। तो किसी बॉडी का जो वेट है वो सबसे कम कहां पर होगा? सर इक्वेटर पे। ठीक, और पोल पे सबसे ज्यादा। ज़्यादा। ज्यादा होगा। वेट बेसिकली एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है। वेट एक फोर्स है, तो फिर सबसे कम फोर्स अर्थ लगा रही है इक्वेटर पे। तो बच्चों, ये एक बड़ा रीजन है ये बताने के लिए कि स्पेस लॉन्चिंग के जितने भी आपको स्टेशन अधिकतर दिखेंगे दुनिया में, वो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास है। इक्वेटर के आसपास स्पेस रॉकेट जो स्पेस के लिए छोड़े जाते हैं ना, क्यों छोड़े जाते होंगे? कई कारण हैं, एक कारण समझ में आया यस सर। यस सर। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, जो सॉरी वेट है, वो सबसे कम होता है इक्वेटर के आसपास। तो इसका मतलब इक्वेटर के आसपास पृथ्वी आपको कम ताकत से खींच रही है अपनी ओर। तो इसका मतलब उस समय उसके लिए जब कम ताकत से खींचेगी तो बाहर निकलना आसान होगा या नहीं? यस सर। अरे भाई, एक बच्चा है जो खेलने जाना चाह रहा है, तुमने पकड़ रखा है उसको, तुमने उसका पैर पकड़ लिया, तो जिस समय तुम कम ताकत लगाओगे वो भागेगा ना, और ज्यादा यस। ताकत होगी तो उसको भागने में दिक्कत आएगी। हाँ सर। तो इसी तरह से बच्चों, जो रॉकेट हैं स्पेस में छोड़े जाते हैं, जिस वो रीजन जहां पर पृथ्वी उन्हें कम ताकत से खींच रही है, तो रॉकेट के लिए आसान होगा स्पेस में जाना, बाहर जाना। तो इसीलिए आप देखिएगा, एक जो सबसे दुनिया में फेमस स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है कोरू, फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ में देखिएगा, ब्राजील से ऊपर, और ये इक्वेटोरियल रीजन है बच्चों। ठीक है, अधिकतर अब ठीक है, अमेरिका के पास बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, तो अमेरिका अपने यहां से भी कर लेता है, वो अलग बात है। दूसरी बात यहां पर, अब अगर आपको कितने सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, जैसे बच्चों ये बताओ कि अगर अभी अर्थ घूमना बंद करते हैं तो स्मॉल जी पर क्या फर्क पड़ेगा?
अगर आप घूमना बंद कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो बच्चों ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें ओमेगा 0 रख देंगे तो जी डैश सब जो जी हो जाएगा फिर। यस सर। यस सर। तो दुनिया में सब जगह पर स्मॉल जी बराबर होगा फिर। ऐसा भी पूछा जा सकता है ना। यस सर। यस सर। अच्छा सवाल ऐसे पूछ लिया जाए, मान लो कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जीटी वैल्यू में सबसे ज्यादा बदलाव कहां पर होगा। सर इक्वेटर। वेरी गुड, इक्वेटर पे। पोल पे तो यार पहले भी जी था, यस सर। अभी भी जी है, क्या बदलाव होना है। तो सबसे ज्यादा बदलाव कहां पर आएगा। सर इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास। आप समझ रहे हैं ना कितने सारे सवाल पूछ सकते हैं हम। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताइए कि 1 किलो चीनी खरीदनी थी मुझे, तो कहाँ की दुकान से लेना सही रहेगा, इक्वेटर वाली या पोल वाली। सर पोल। अगर मैं कस्टमर भी दुकानदार होता तो। सर दुकानदार के लिए पोल पर सर, और कस्टमर के लिए इक्वेटर। हाँ सोचो ना, मैं कितने सारे सवाल सोच पा रहा हूँ। मेरी बात क्लियर है, आप लोग सहमत हैं। यस सर। हाँ बच्चों, कई सारी चीजें हैं आ रही हैं कि इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे कम है, पोल की तरफ जाए बढ़ना शुरू हो जाएगा, पोल से इक्वेटर की तरफ आए घटते जाएगा लगातार, किसी भी पोल की तरफ, नॉर्थ या साउथ पोल जो भी आप लेना चाहें। अगर अचानक घूमना बंद कर दे अर्थ तब क्या होगा, तो सब जो जी हो जाएगा। तो अगर अचानक घूमना बंद कर दे तो सबसे ज्यादा जी में कहां पर चेंज होगा या सबसे कम चेंज कहां होगा। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो ये बहुत आसान हो गया आपके लिए, लेकिन अगर आपके लिए आपको समझ नहीं आया तो ये मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से अब आ ही गया होगा इतना, तो हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ इसमें कुछ चीजें और बतानी थी, मुझे दिमाग में याद आ गया तो वो भी बताई जाए। बच्चों एक बात सोचिए, एक गाड़ी जा रही है ये इधर को, ये ट्रैक्टर ट्रॉली है मान लो, ट्रैक्टर के पीछे इसमें मैं बैठा हूँ ऊपर, बहुत सारा मान लो कुछ सामान रखा है, उसके ऊपर आराम से बैठा हूँ। तो जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगी वही मेरी भी होगी या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब अगर मैं इधर को जंप करना चाहूँ तो ये इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी ना मुझे, थोड़ा फायदा होगा या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक। तो बच्चों जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है, ऐसे समझ, ऐसे घूम रही है। तो वेस्ट से ईस्ट ऐसे घूम रही है। तो अर्थ की जो वेलोसिटी है वो सभी की वेलोसिटी हुई क्योंकि हम सब अर्थ पे ही हैं। यस सर। तो इसका फायदा उठाने के लिए कहीं पर भी जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो इसका फायदा उठाया जाता है। तो फिर अर्थ की डायरेक्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लॉन्च किया जाए तो रॉकेट्स जितने भी हैं वो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट है, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे हैं तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए जाते हैं ताकि आपको इसका फायदा मिल सके इस स्पीड का। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। अगर आप थोड़ा ईस्ट की डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं तो अब आप ये समझिए कि जैसे इंडिया का मैप लेते हैं तो इंडिया का साउथ इंडिया वाला पोर्शन ही है, इक्वेटर की तरफ यही है, तो इधर ही से लॉन्च होगा।
तो वो वेस्टर्न क्रॉस से लॉन्च करना सही रहेगा या ईस्टर्न क्रॉस से? ईस्टर्न क्रॉस। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? यस सर। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि अगर आपने मान लो यहां से लॉन्च किया और ईस्ट की ओर डायरेक्शन के साथ, तो वो थोड़ा ऊपर गया, पता लगा कि सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया, तो ये नीचे ही गिरेगा फिर अब। यस सर। तो ये बहुतों की जान भी ले सकता है फिर उस समय, इतना फ्यूल होगा इसमें। कई बार रॉकेट ही है, एक्सपेरिमेंट है, फेल हो जाता है, तो जमीन पे जनता बहुत होगी, पता नहीं कहाँ पर गिरेगा, तो कैजुअलिटी हो सकती है ना। यस लेकिन अगर हम इसे ईस्टर्न कोस्ट से यहाँ से लॉन्च करें तो जब तक अर्थ उसमें रहेगा तब तक तो यहाँ बे ऑफ बंगाल है ये, और ये बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पानी है। अगर यहाँ से यहाँ गिरता है तो मनुष्य के नुकसान नहीं होगा, हाँ ठीक है, पॉल्यूशन होगा, बाकी जीव जंतु थोड़े मरेंगे, लेकिन मनुष्य के नजरिए से सोचिएगा कि जनहानि नहीं होगी। तो इसलिए कौन से क्रॉस से छोड़े जाते हैं नॉर्मली? सही ईस्टर्न क्रॉस। वजह समझ में आ गई? यस सर। आप देखिएगा फ्रेंच गुयाना की लोकेशन, उसके पास वहां पर बहुत बड़ा अटलांटिक ओशियन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, खाली है पूरा, और इक्वेटोरियल रीजन है। तो फ्रेंच गुयाना इसलिए एक मॉडल स्टेशन के तौर पर डेवलप हो गया। कोरू मतलब फ्रेंच गुयाना में कोरू, फ्रेंच गुयाना तो देश का नाम है। तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ में आए और उसका एप्लीकेशन आया। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, जब फील्ड होगा तभी फोर्स भी लगेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके आसपास कहीं पर रखा हुआ है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, तो इसकी वजह से किसी दूसरे मास को, जितने दूर भी रहे वो दूसरा मास, अगर उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा, तो इसका मतलब है कि इस एम मास का ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक था, तभी तो अट्रैक्शन लगा दूसरे पे। समझ में आया या नहीं? यस सर। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है बच्चों, हर एक का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। पहली बात तो ये समझो, हर पार्टिकल का, हर बॉडी का। तो किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब उस बॉडी की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा आसपास, जो फोर्स फील्ड ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, बाकी अट्रैक्ट होंगे, तो जहां तक होंगे बाकी दूसरी बॉडी इसकी वजह से फील महसूस करेगी अट्रैक्शन, वो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सरल शब्दों में कोई समझाना चाहेंगे? मैग्नेटिक समझो, कोई मैग्नेट रखा हुआ है आपने, तो इस मैग्नेट का जो फोर्स है वो जहां तक दूसरे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको महसूस होगा। किसी या लोहे के टुकड़े हो, जहां तक, जितना दूर हो, जितनी दूरी तक इस मैग्नेट के फील्ड का प्रभाव रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो ठीक आ गया। तो बच्चों अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, लिखिएगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड
the gravitational field is the space around a mass over which it can exert gravitational force. On other masses. क्या आप लोग समझ पाए क्या कहा गया है? यस सर। Yes, sir. ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में वहां तक होगा जहां तक किसी मास की वजह से किसी दूसरे मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा सकता है। तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होता है बच्चों, किसी भी मास का ग्रेविटेशनल फील्ड का कितनी दूरी तक होता है? सर इनफाइनाइट। लिखिए इसको थ्योरेटिकली gravitational field of any mass gravitational field of any mass is up to infinite. ये फील्ड का जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आया माइकल फैराडे के द्वारा। तब से कंसेप्ट है कि फील्ड है। चलिए अब यहां से हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये एक आपके पास मास है, इसकी वजह से आप आर डिस्टेंस पर यहाँ पर कितना इंटेंस है फील्ड, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है, सरल शब्द कितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये समझो इंटेंसिटी का मतलब। समझ में आया? यस सर। तो अगर आपको कहीं पर भी महसूस करना है तो आप वहां पर यूनिट मास रख दो। तो यूनिट मास पर जितना भी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ये कहा जाएगा कि दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रिक होगा तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। चलिए लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ gravitational field strength at a point gravitational field strength at a point is the gravitational field at a point in the gravitational field is the force experienced by
unit mass placed at that point. तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको पता करना है, मैं फिर कह रहा हूं, तो कोई भी मास है, ये रख दीजिए, आपने रख दिया साहब। अब इससे कितनी दूरी पर, सपोज 8 डिस्टेंस पर आप निकालना चाहते हैं, तो जहां पर आपको फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए वहां यूनिट मास रख दो। रख दिया, तो यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स ये होगा। अगर कभी ऐसा हो गया यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स आपको मिला ही नहीं, आपने कहा 8 किलो का तो है ही नहीं वेट, तो कोई बात नहीं, कितने किलो का है ये देख लो। आपने कहा 2 किलो का है, तो ठीक है, 2 किलो पे निकाल लो कितना फोर्स लगा न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन से, F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से। तो आपने कहा साहब m2 मास था यहाँ पर, तो ठीक है, m2 मास पर इतना फोर्स लगा, तो यूनिट मास पे कितना लगेगा? तो यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। Yes, sir. सर इफ मान लेते हैं कि कैपिटल एम है और इससे आर डिस्टेंस पर स्मॉल एम है, तो दोनों के बीच लिखिए सपोज a mass small m strap mass small m trapped at a distance small r from the mass capital M. तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये m मास पर लगने वाला फोर्स है ना, सो फोर्स ऑन यूनिट मास कैसे निकालेंगे? डिवाइड m से डिवाइड। तो इंटेंसिटी अगर आप निकालना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वाला मास और g अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड। आप सबको इतना समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। तो बच्चों अब यहाँ से नई डेफिनेशन हम शुरू करेंगे। अब कुछ नई नई डेफिनेशन है और कैलकुलस का जबरदस्त यूज होने जा रहा है। अब इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है हम ये देखते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुना है, और अगर आपको ग्रेविटेशन यूनिट अच्छी तरह क्लियर हो गई तो इलेक्ट्रिक में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी 12th में। आपको लगेगा कि सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है, बस जहां मास है वहां चार्ज रिप्लेस कर दो। तो अभी इसलिए ध्यान से सीखना ज्यादा जरूरी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो लिखिएगा किसी पर पोटेंशियल क्या होता है। पहले थोड़ा सा समझा दूं मैं बच्चों, मैथ्स और फिजिक्स में बहुत सारे डिफरेंस है, मैंने कई बार आप लोगों से बातचीत भी की। एक कंसेप्ट है इन्फिनिटी का,
आखिर ये इन्फिनिटी फिजिक्स वाले लोग कैसे समझते हैं और मैथ्स वाले कैसे समझते हैं? आप ऐसे समझिए, आपके पास ये मैग्नेट है और यहाँ पर आपके पास एक ब्लेड है, तो जाहिर सी बात है ब्लेड काफी नजदीक होगी तो अपने आप चिपट जाएगी मैग्नेट से, इतना जानते हैं आप लोग। यस सर। Yes, sir. अच्छा, आपका घर यहाँ पर है, आप ब्लेड को लेके अपने स्कूल, और सपोज या 10 किलोमीटर है, घर में रखा है मैग्नेट, ब्लेड लेके आप बैग में स्कूल में, तो अब आप बताइए कि ब्लेड पर इस मैग्नेट की वजह से कितना फोर्स लगेगा? हम्म व्यावहारिक तौर पर आंसर पूछ रहा हूं मैं आपसे, प्रैक्टिकली। सर 0। So 0 के आसपास. हाँ, 0 के आसपास, मतलब बहुत ही कमजोर हो जाएगा ना बच्चों, ये 10 किलोमीटर दूर है यार। तो बच्चों, नॉर्मली ये मान के चलिए फिजिक्स में कि जब मतलब मैग्नेट का अपना प्रभाव खत्म होने लग गया है, लगभग 0 है जहां पर, आपके लिए वो इनफाइनाइट हो गया, फिर अब कितनी दूरी पर हो गया? इनफाइनाइट डिस्टेंस। ग्रेविटेशन में भी यही होगा, एक बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड जितनी दूर तक है, मान लो कुछ दूरी तक जा रहा है, तो दूसरे पे लगने वाला फोर्स ऑलमोस्ट 0 होगा। तो इनफाइनाइट जो है बहुत दूर नहीं होता फिजिक्स में, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. यस सर। ठीक हो गया। मतलब फिजिक्स में हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब जरा मैथ्स के बारे में आते हैं। तो भैया मैथ्स में इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, उससे नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं। वो कितना दूर है इन्फिनिटी, ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम जितना बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो तो फाइनाइट ही होगा। तो इनफाइनाइट तो उससे आगे होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, फिजिक्स में प्रैक्टिकली हम कह देंगे कि हाँ, वो काफी बहुत दूर नहीं जाते हैं। तो अब मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, आपको डेफिनेशन बड़ी जोरदार लगेगी, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल potential at a point in the gravitational field is the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to that point. तो ये मान लेते हैं मेरे पास एक m मास का पॉइंट मास था और उससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो यहाँ पर वो 1 kg लाया। ये 1 kg में कहाँ से लाया? इन्फिनिटी से कहाँ तक? यहाँ तक। तो मैंने इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जितना काम किया यूनिट मास को, तो वो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर अभी है यूनिट मास, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माना जाएगा। क्या यही लिखा हुआ है? पढ़िए। Yes, sir.
हाँ, Yes, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से फील्ड है? प्लस एम की वजह से। प्लस एम की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड बना हुआ है, और उस फील्ड में मैं इंफिनिटी से एक किलो को उठा के लेके आया। तो मैं जिस पॉइंट पे पहुंचा हूं, यहां तक लाने में जितना भी मुझे काम करना पड़ा, वो जो काम है ना, दैट वर्क इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या यही लिखा हुआ है? yes, sir. तो बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लोगों को क्लियर ही नहीं हो पाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यही होगा। एक चार्ज पहले से रखा होगा, और एक 1 कूलम चार्ज को आप इंफिनिटी से ला रहे होंगे, तो आपको लाने में जो काम करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। यूनिट मास को लाने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, यूनिट चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आया ये? हेलो। Yes, sir. तो बच्चों ये बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर, और क्यों? So scalar क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है इसकी। वेरी गुड। तो लिख लो इस बात को, बीइंग वर्क, आप लिख सकते हैं कि वर्क होने की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया। तो इसको किसमें नापेंगे? जूल पर केजी हो जाएगा ना। यस सर। इट इज मेजर्ड इन वर्क, तो ठीक हो गया, मेजर्ड इन जूल पर केजी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर आपको लाना है तो ये W अपॉन M होगा, U इक्वल टू W अपॉन M। M मास को लाने में W वर्क करना पड़ा, तो यूनिट मास को लाने में कितना करना पड़ेगा? सर यू डब्ल्यू W अपॉन M। तो यूनिट मास को लाने में जो करना पड़ा वही तो पोटेंशियल है। यस सर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कई बार वर्क में और पोटेंशियल में ये U फॉर पोटेंशियल है। U क्या है? Potential. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम सिंबल U भी यूज कर लेंगे, किया भी होगा आपने। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए क्या यूज कर लेंगे? Due. तो वहां पर यूनिट Q चार्ज लाने में W वर्क करना पड़ा, तो यूनिट लाने में इलेक्ट्रिक में ये हो जाना है। अगले साल कुछ है ही नहीं यार। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ग्रेविटेशन अच्छे तरीके से क्लियर होगा तो आपको इलेक्ट्रिक में बहुत ही कम दिक्कत आनी है। 12th का एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन ध्यान से समझिए, हर चीज पे मेहनत करिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. इसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब उस पॉइंट पे यूनिट मास को लाने में जितना वर्क करना पड़ा। कहां से लाने में? इन्फिनिटी से लाने में। ठीक हो गया। अगर ये क्लियर है तो यहां पर एक शब्द और आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो वो क्या होगा? नाम से क्लियर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस।
एक मास है m, इसकी वजह से चारों ओर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। मैं एक 1 kg मास को B से A तक लाया, 1 kg मास को B से A तक लाया, तो जो इनका वर्क डन हुआ इस दौरान अपॉन मास कर लेंगे, तो वो जो आएगा, मास 1 kg है स्मॉल m, तो ठीक है, जो वर्क डन आया दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस दो A और B के बीच। अब आप इंफिनिटी से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आप B से A तक ला रहे हैं या A से B तक ले जा रहे हैं, वो तो बराबर ही होना है। बात समझ में आ रही है ना? तो दो, एक मास है, उसकी वजह से आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में आप 2 पॉइंट तय करिए, A और B। तो B से A तक जो लाने में जितना काम करना पड़ रहा है ना आपको, तो यही काम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? यस सर। तो लिखिए प्लीज इसको। ग्रेविटेशनल potential difference is defined as the work done to move a unit mass from one point to other move a unit mass from one point to other in the gravitational field। तो यूनिट मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपको जितना भी वर्क करना पड़ रहा है, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो मैं आपको एक डेरिवेशन करवाता हूँ, क्योंकि ये तो डेफिनेशंस तो हो रही, लेकिन इनसे चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो एक अच्छा सा ये डेरिवेशन कर लेते हैं। लिखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट का डेरिवेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक पॉइंट मास ले लेता हूँ m, और इससे r दूरी पर मुझे ग्रेविटेशनल पॉइंट p मान लो, इसको यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि कितना पोटेंशियल है ये निकालते हैं। तो लेट अस कंसीडर an isolated mass आइसोलेटेड मतलब है बिल्कुल अलग थलग, मतलब समझ लो दुनिया में यहाँ पर मास m है तो और कोई मास है ही नहीं उसके आसपास दूर दूर तक।
तो आइडियल सिचुएशन है बच्चों, ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये रिजल्ट बहुत ज्यादा रफ है जो हम निकाल रहे हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं, वी वांट टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a distance r, that is at point p। मान लो p पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो बच्चों मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। अब पोटेंशियल के लिए आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज ये इंफिनिटी था, आप एक यूनिट मास लेके आए और साहब अभी आप यहां पर पहुंचे हैं यूनिट मास लेके, और 1 kg मास लेके यहां पहुंचे हैं। ये कितने दूर है, मान लो x दूरी पर पहुंचे हैं अब आप, ठीक है। यस सर। और आपको आना कहां पर है, p पर। तो लिखिए सपोज वी ब्रिंग a unit mass from the infinity which is currently at a distance x from ये ठीक है ना, जो अभी x डिस्टेंस पर, तो x दूरी पर अभी इस पर फोर्स लग रहा होगा ना इस m की वजह से। यस सर। यस सर। सो फोर्स कितना होगा, g कैपिटल M इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर, ऐसा होगा या नहीं? और g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हुआ। यस सर। तो डिस्टेंस कैपिटल M और 1 kg के बीच की कितनी दूरी है अभी, एक्स। मान लेते हैं इसे तो हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। देखो अभी थोड़ा सा आगे, मान लो dx आगे बढ़ाया। मैंने आपको कई बार बताया जिसके आगे d लग जाए वो इतना छोटा है जितना छोटा सोच सकते हैं। माना dx आपने उसे आगे बढ़ाया, ठीक है ना। तो वर्क डन निकालते हैं dx दूरी बढ़ाने में, लिख लेते हैं। लिखिए सपोज इफ द यूनिट मास moves a small distance dx then work done f dx होगा या नहीं? यस सर होगा। ठीक हो गया। एफ की वैल्यू रख दूं, एफ कितने हैं, ठीक है। यस सर। तो बच्चों इतनी सी दूरी लाने में इतना वर्क करना पड़ा, तो इन्फिनिटी से लेके आर दूरी तक आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। यस सर। सो टोटल वर्क डन in bringing unit mass from infinity
2 पॉइंट P। तो इंटीग्रेशन सारे वर्क को जोड़ दो, तो dWGM/h²dx। तो h कहाँ से कहाँ तक, h से इंफिनिटी से लेके h इक्वल टू r तक। ये समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। तो यार अब तो मैथ्स का सवाल हो गया है। GM बाहर, इंफिनिटी से r, h⁻⁻2 dx। तो GM h⁻⁻2 + 1 -2 + 1 इंफिनिटी से r। आप लोगों को मैंने बताया होगा h⁻n अगर है तो h⁻, बस ये तब नहीं लगेगा जब n क्या हो, -1 होने पे नहीं लगेगा। तो n -2 था तो लगा दिया हमने। नीचे देखो बच्चों, -1 आ जाएगा तो उसे बाहर ले आया मैं माइनस, पर कितना होगा h⁻⁻1, तो 1/x इंफिनिटी से r। तो -GM h जो r रखिए तो 1/r -1/∞। तो -GM 1/r -0। तो ये वर्क डन आ गया बच्चों -GM/r। क्या ये समझ में आया आप लोगों को कि W इक्वल टू -GM/r सही है? मानवेंद्र आपको आया समझ में? यस सर। अच्छा बेटा, हमने क्या कैलकुलेट किया है? ये जो कैलकुलेट किया है ये क्या है कंसेप्चुअली? यूनिट मास को इंफिनिटी से r दूरी तक लाने में वर्क डन ना? यस सर। क्या यही पोटेंशियल होता है? यस सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यस सर। बस तो यही पोटेंशियल आ गया फिर -GM/r। बट वर्क डन in bringing the unit mass from infinity to a point P is gravitational potential। चलो V से ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसका मतलब ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन समझ में आया बच्चों? यस सर। तो एक कोई पॉइंट मास है, उसकी वजह से किसी पॉइंट r दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है पूछेंगे तो इसमें रट तो आ जाएगा। तो अगर ये समझ में आ गया है तो आज इतना ही करते हैं। कल हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे। अभी कई सारे डेरिवेशन हैं तो सब मैथमेटिकल ज्यादा होना है। अगर ये समझ में आ गया है तो ये काफी अच्छी बात है। कोई नहीं आया है तो पूछिए प्लीज, कोई डाउट है तो। किसी को कोई डाउट नहीं है?